यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। यदि किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, जाति, धर्म या समुदाय से कोई समानता प्रतीत होती है तो वह मात्र संयोग है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है और इसका किसी प्रकार का अपमान या भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। एपिसोड 41 मुस्कुराकर पीछे देखने से सैकड़ों गुना ज्यादा आकर्षण मिलता है। थोड़ा हल्का एडल्ट, कुछ घटिया तरीके अपनाकर आरव ने उस झंझट भरी पुलिस अफसर आराध्या से पीछा छुड़ाया और बिना किसी रुकावट के पार्किंग एरिया तक पहुंच गया। गाड़ी स्टार्ट की और डैशबोर्ड पर टाइम देखा। करीब 1 बजे थे। उसे डर था कि कहीं रोज के साथ अंतरंग पलों के लिए वक्त कम न पड़ जाए, इसलिए उसने जोर से एक्सीलरेटर दबा दिया और उसकी M3 रॉकेट की तरह शहर के बीचों बीच की तरफ दौड़ पड़ी। उसी वक्त आराध्या की अगुवाई में निकली 3 पुलिस यूनिट्स को कुछ अजीब लगा। एक पुलिसकर्मी ने फोन कॉल रिसीव की और जल्दी से सोच में डूबी आराध्या के पास भागा। ब्यूरो चीफ, कुछ बड़ा हुआ है। आराध्या, जो इस बात से परेशान थी कि जिस अपराधी का वो इंतजार कर रहे थे वो अब तक नहीं आया, चिड़चिड़े मूड में पलटी। क्या हुआ? पुलिस वाले ने तेजी से कहा, हमें अंदरूनी सूत्र से खबर मिली है। आज रात एक रहस्यमयी व्यक्ति ने अकेले परमार रेजिडेंस में घुसपैठ की, हंसराज और उसके कई आदमियों को मार डाला। अब परमार रेजिडेंस का मालिक उसका पुराना सहायक गौरव बन गया है। वो रहस्यमयी आदमी अब कहाँ है, ये किसी को नहीं पता। आराध्या की भौहें सिकुड़ गईं, दिल में हैरानी से भरी हुई। इसलिए हंसराज आज की ड्रग डील के लिए नहीं निकला, वो तो मर चुका है। बाकी पुलिसकर्मी तो खुश हो गए। एक ने कहा, ब्यूरो चीफ, ये तो अच्छा हुआ, हंसराज को उसकी करनी का फल मिल गया। आराध्या नाराज होकर बोली, तुम लोग समझते क्या हो? जरा सोचो तो सही, कोई एक अकेला आदमी परमार रेजिडेंस में घुस गया, हंसराज को मार दिया और फिर बचकर निकल भी गया। ऐसा आदमी अगर सूरत सिटी में घूम रहा है तो क्या तुम लोगों को जरा भी चिंता नहीं हो रही? सब पुलिस वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वाकई ऐसा इंसान हंसराज से भी ज्यादा खतरनाक था। आराध्या कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, तुरंत उस अंदरूनी सूत्र से संपर्क करो, जितना हो सके जानकारी निकालो। कम से कम उस आदमी की शक्ल और पहचान का अंदाजा तो लगाओ। और हाँ, सिर्फ इसलिए कि हंसराज मर चुका है, इस इलाके की निगरानी में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। अब गौरव ने उसकी जगह ली है तो वो अपने विरोधियों को जरूर मारकर साफ करेगा। ध्यान रहे कि किसी निर्दोष नागरिक को नुकसान न हो। जी, ब्यूरो चीफ। आदेशों की एक सीरीज देने के बाद आराध्या ने उस दिशा में देखा जहां आरव गया था। उसका ठंडा और खूबसूरत चेहरा जरा जिद्दी सा लग रहा था और वो खुद से बड़बड़ाए, आरव, मैं जरूर तुम्हारे अंदर की सच्चाई पता लगाऊंगी। रोज बार पहुंचते ही आरव ने देखा कि अंदर अभी भी हलचल थी। बार स्ट्रीट की रातें लंबी होती है, शराब और मस्ती सुबह तक चलती है, ये कोई नई बात नहीं थी। उसने हंसती खिलखिलाती लिटिल पवन को आवाज दी और जल्दी से बार के पिछले हिस्से की ओर बढ़ गया। रास्ते में जितने भी बॉडीगार्ड मिले, सबने उसे आदर से सलाम किया। भले ही आरव ने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन सब जानते थे कि उनके प्रेसिडेंट की जान इसी आम से दिखने वाले आदमी ने बचाई थी। रोज के कमरे का सुंदर सा दरवाजा खोला तो देखा कि वह वहां नहीं थी। कमरा बड़ा और आरामदायक था, बस साइड टेबल की लाइट जल रही थी जिससे कमरा हल्का सा धुंधला सा लग रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो कमरे के बाहर बने स्विमिंग पूल के पास एक दिलकश सी आकृति बैठी दिखी। रोज का पूल बड़े पत्थरों से बना था। वो सफेद कॉटन की नाइट गाउन में थी और पूल के पास पत्थरों पर बैठी थी। उसके कोमल और चमकदार सफेद पैर पानी की सतह पर हल्की सी लहरें बना रहे थे, जिसमें चांद और तारों की छाया झलक रही थी। सारा आंगन शांत था। पेड़ पर लगी बरगद की कुछ डालियां हवा में झूल रही थी और उसकी भीनी भीनी खुशबू फैल रही थी। आसमान में आधा चांद शर्माते हुए झांक रहा था। अपनी हल्की चांदनी रोज के चेहरे पर बिखेर रहा था, जो उसे और भी प्यारा, शांत और खूबसूरत बना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चांद का देवता धरती पर उतर आया हो, या फिर जैसे ग्रीक मिथकों की कोई सफेद परियों जैसी देवी वहां बैठी हो। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर रोज ने धीरे से सिर घुमाया। उसने कुछ नहीं कहा, बस आरव की तरफ एक शांत मुस्कान दी। पुरानी कहावत है, एक मुस्कान से पीछे मुड़कर देखना 100 गुना ज्यादा आकर्षण ले आता है, जिससे महल की बाकी सारी रानियां फीकी लगे। लेकिन आरव को रोज किसी चुड़ैल जैसी नहीं लगी। उसकी मुस्कान बिल्कुल सच्ची थी, जैसे किसी पत्नी ने देर रात अपने पति को सलामत वापस आते देखा हो। ये औरत मुझे हमेशा अंदर से सुकून देती है। आज मुझे वाकई एहसास हुआ कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता।
आरव ने अपने मोजे और पैंट उतारे, चुपचाप उसके पास जाकर पत्थरों पर बैठ गया। उसने अपने पैर ठंडे पानी में डुबोए और लंबी सांस ली। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो गया। रोज ने तब अपनी बात शुरू की, हल्की सी शरारत के साथ बोली, अगर तुम अभी नहीं आते तो मैं सोने जा रही थी। आरव हंसते हुए बोला, अगर तुम सो भी जाती तो मैं तुम्हें उठा लेता, और अगर मैंने कहा था कि मेरा इंतजार करना और तुम सो गई होती तो तुम्हारी उस प्यारी सी पिछवाड़े पर मुझे मारना पड़ता। उसने रोज को बाहों में लिया, उसकी कोमल और खुशबूदार कंधों को थामते हुए उसे सीने से लगा लिया, साथ ही उसके सीने पर हाथ भी रख दिया, जिससे रोज ने शरारती अंदाज में मुंह फुला लिया। रोज ने आंखें मटकाई, तुम तो बहुत जालिम हो। रेड थॉर्न सोसाइटी की प्रेसिडेंट अगर किसी मर्द से मार खाए तो मैं अपने लोगों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी? आरव ने हंसते हुए उसके बालों को चूमा, तो ये देखना होगा कि मार कौन रहा है। तुम्हारा परफ्यूम बदला है क्या? रोज ने अपने बालों को झटकते हुए कहा, कौन सिर पर परफ्यूम लगाता है? तुम्हें ये मेरी बॉडी की खुशबू और शैम्पू की खुशबू का कॉम्बिनेशन पसंद आया? आरव मुस्कुराया, पसंद तो आया, लेकिन एक बात में तुम गलत हो, अब तुम यंग लेडी नहीं रही। रोज का चेहरा हल्का सा लाल हो गया, तो अब मैं क्या हूँ? आरव बोला, एक यंग मैरिड वुमन जैसी। रोज ने आंखों में चमक के साथ कहा, जो शादीशुदा नहीं है। फिर आंख मारी। आरव थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, जैसे कुछ चुप गया हो। फिर हंसते हुए बोला, अरे रोज डार्लिंग, टॉपिक बदले क्या? रोज खिलखिलाई, देखो कैसे बौखला गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम्हें आने में बहुत देर हो गई, करीब 4 घंटे हो चुके थे। आरव ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे डार्लिंग, मैं सीधे अपने घर से हंसराज के घर गया और फिर तुरंत यहाँ, बीच में कहीं नहीं रुका, फिर भी तुम कहती हो देर हो गई। रोज ने एकदम सामान्य अंदाज में पूछा, और क्या नतीजा रहा? आरव ने सब कुछ संक्षेप में बता दिया। फिर बोला, अब हंसराज का सारा नेटवर्क गौरव साफ करेगा, तुम गौरव से संपर्क कर लेना, अब उसे तुम्हारे अनुसार चलना होगा। रोज ने सहमति में सिर हिलाया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गौरव में इतना दिमाग है, पहले तो बस हंसराज के पीछे पीछे चलता रहता था। आरव ने कहा, दिमाग नहीं होता तो हंसराज को अपना बॉस क्यों बनाता? रोज ने एक लंबी सांस लेकर कहा, चाहे वो जितना भी बेवकूफ हो, उससे तो मैं ज्यादा मूर्ख हूँ, जो एक आदमी की प्रेमिका बनकर इतनी रात तक इंतजार कर रही हूँ, नींद आने तक। आरव को ये सुनते ही एकदम अंदर से कुछ फूट पड़ा। उसने रोज की पतली कमर थामी, उसे जोर से खींचकर बाहों में लिया, उसके प्यारे चेहरे पर एक गहरा चुंबन दिया और हंसते हुए बोला, मेरी प्यारी रोज, तुम तो और भी ज्यादा आकर्षक हो जाती हो ऐसे एक्सप्रेशन में। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति तुम्हें पूरी तरह से पागल कर दे? रोज ने धीमी आवाज में उसकी सांसों में खुशबू घोलते हुए पूछा, कैसे पागल हबी? आरव ने एक अजीब सी मुस्कान दी और फिर अचानक दोनों को पूल में गिरा दिया। अब दोनों साथ थे, गर्मजोशी से एक दूसरे को चूमते हुए। पानी की हलचल के बीच हल्की हल्की आवाजें भी आ रही थी। रोज, चलो पानी में ही कर लेते हैं। ओह मत करो। क्या? ठीक है। ओह गुड, बहुत समझदार हो। मैंने कहा, ओह पता है तुम चाहती हो। एक बार कहने से काम चल गया। ही। ओह ओह ओह। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी रोज के बड़े से बेडरूम में आए, आरव खुशमिजाज मूड में बिस्तर से उठा, कपड़े पहने और निकलने की तैयारी करने लगा। आंखों में नींद लिए रोज ने नाक चढ़ाकर शिकायत भरे अंदाज में कहा, मैंने तो कल ही मना किया था कि पानी में मत करना, अब वहां नीचे सूजन हो गई है। आरव ने अजीब सा मुंह बनाया, पानी में किया और अब वहां पानी सूजन हो गई है? डार्लिंग रोज, तुम्हें तो सामान्य मेडिकल नॉलेज तक नहीं है। पानी सूजन, एडिमा का मतलब ये नहीं होता। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। कहते हुए रोज ने उस पर तकिया दे मारा। आरव शर्मिंदा होकर हंसा, कोई बात नहीं, जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगी तो सहनशक्ति बढ़ जाएगी। प्रैक्टिस से सब परफेक्ट हो जाता है ना? रोज ने उसे घूरा, फिर हंसी और गुस्से के बीच लटकी हुई बोली, क्या बकवास कर रहे हो? पता नहीं मैं एक बदतमीज लड़के से कैसे प्यार कर बैठी, जो कुछ भी बोल देता है। थोड़ी देर की मजाक मस्ती के बाद आरव को याद आया कि उसे घर जाकर कपड़े बदलने हैं और फिर काम पर भी जाना है। जाते जाते उसने रोज की गोल मटोल कमर पर प्यार से हाथ फेरा और जल्दी में बार छोड़कर निकल गया। जब वो ड्रैगन गार्डन की विला में पहुंचा, तब ठीक नाश्ते का वक्त था। नेहा एप्रन पहने रसोई से नाश्ता निकाल रही थी। आरव को देख वो थोड़ी चौंकी, फिर प्यार से बोली, यंग मास्टर, आप रात भर कहाँ थे? मिस और मैं दोनों परेशान थे। नेहा के इतना कहते ही मेज पर बैठी जास्मिन ने, जो कि चुपचाप कौंजी खा रही थी, बिना उसकी ओर देखे ठंडे स्वर में बोली, मैं परेशान नहीं थी,
आरव को उसकी वो सख्त मुद्रा देखकर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वो आकर बैठा, कड़छी उठाई, अपने कटोरे में कौंजी भरी और मजे से खाने लगा। कौंजी के साथ धनिया की महक भी थी। नेहा, ये तो बस कौंजी है, लेकिन इतना स्वादिष्ट कैसे बनाती हो आप? नेहा ने हंसते हुए कहा, अगर यंग मास्टर को अच्छा लग रहा है तो और खाए। और वो रसोई में लौट गई। आरव ने 2 बड़े चम्मच में पूरा कटोरा साफ कर दिया और जैसे ही फिर से भरने को हाथ बढ़ाया, जास्मिन ने पूरी हांडी अपनी ओर खिसका ली, जैसे एक और चम्मच भी नहीं देने वाली हो। आरव को बुरा लगा। उसने हल्के से हंसते हुए कहा, मेरी प्यारी प्यारी बीवी जास्मिन, ऐसा तो नहीं कि सुबह का कौंजी भी तुम मुझे खाने नहीं दोगी? तुम 2 चम्मच खा चुके हो और मुझे इस तरह से मत पुकारो, बहुत गंदा लगता है। जास्मिन ने बर्तन अपनी ओर रखा और चुपचाप खाने लगी। इतनी सी कौंजी के लिए इतना कुछ? आरव बड़बड़ाया, फिर अचानक मुस्कुरा कर बोला, जास्मिन, कहीं तुम इसीलिए नाराज तो नहीं हो कि मैं रात भर घर नहीं लौटा? जास्मिन ने सिर तक नहीं उठाया और बोली, मुझे तुम्हारी इन छोटी मोटी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर कौंजी क्यों नहीं खाने दे रही? आरव हैरान रह गया। नेहा ने ये मेरे लिए बनाया है, तुम अपना खाना खुद देख लो। आरव थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसे लगा कि जबरदस्ती कौंजी खाना सही नहीं होगा। उसे याद आया कि उसने अपने सारे महिला सहकर्मियों से वादा किया था कि आज वो नाश्ता लाएगा, इसलिए और कुछ कहे बिना वो ऊपर कपड़े बदलने चला गया। जब वो जाने लगा, नेहा ने पूछा, थोड़ा और खा लीजिए यंग मास्टर, कुछ स्टीम्ड बन्स बचे हैं। ओह, आज सुबह थोड़ा काम है, बाहर ही कुछ खा लूंगा। आरव ने हांडी की ओर देखा। मन तो था लेकिन फिर भी चला गया। नेहा ने धीरे से आह भरी, जास्मिन के पास आकर बोली, मिस, यंग मास्टर अच्छे इंसान है, आप दोनों पति पत्नी हैं, थोड़ी आपसी समझदारी रखें। अब यंग मास्टर से इतना भी रूठना ठीक नहीं। जास्मिन के हाथ रुक गए। उन्होंने सीधे स्वर में कहा, नेहा, आप चिंता मत कीजिए, अगर वो बाहर खाना चाहते हैं तो खाएं, उन्हें जैसे अच्छा लगे। मिस, आदमी है, जवान है, थोड़े मस्तीखोर भी होते हैं, अगर आप थोड़ा और प्यार से पेश आएं तो वो बाहर की औरतों की ओर क्यों देखेंगे, फिर शायद रात भर बाहर भी न रहें। नेहा ने धीरे से समझाया। लेकिन जास्मिन जैसे अब और कुछ सुनना नहीं चाहती थी। उन्होंने चॉपस्टिक मेज पर रखे और उठ खड़ी हुई। नेहा, मेरा पेट भर गया है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। नेहा समझ गई कि अब कुछ कहने का समय नहीं है। उन्होंने एक और लंबी सांस ली और मेज समेटने लगी। सुबह की ये हल्की सी तकरार आरव के मूड पर कोई असर नहीं डाल पाए। गाड़ी चलाते हुए वो सुबह की खबरें सुनता सुनता वेस्ट रीजन मार्केट पहुंचा। गाड़ी पास में खड़ी की और अपनी पुरानी लैम्प स्क्यूअर वाली जगह की तरफ बढ़ गया, जहां उसने अलग अलग तरह के नाश्ते खरीदने शुरू किए। मार्केट के पेडलर उसे अच्छे से जानते थे, बहुतों की उससे दोस्ती भी थी, तो उसे देखकर सबने हंसते हुए स्वागत किया और जो भी उसने खरीदा उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दे दिया। जल्दी ही आरव के हाथों में खाने से भरे बैग थे। बस अफसोस ये रहा कि ओल्ड भुवन का स्टॉल नहीं दिखा। शायद ओल्ड भुवन को अभी तक कल रात की बातों का पता नहीं चला। ओल्ड भुवन को याद करके आरव ने सोचा कि गौरव को जरूर समझाना चाहिए कि यहाँ के छोटे पेडलर्स के साथ गलत व्यवहार न करे। आखिर पिछले आधे साल से उसका इन सबसे अच्छा रिश्ता रहा है। आरव सही समय पर श्रृंगार इंटरनेशनल पहुंच गया। जैसे ही वो लिफ्ट से उतरकर बड़े से पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में दाखिल हुआ, 2 सुंदर और सजे धजे महिला सहकर्मियों ने हंसते हुए स्वागत किया। बिग ब्रदर आरव, अब आ रहे हो? हम सब तो कब से भूखी बैठी हैं। शायद अस्मिता ने सबको बता दिया था कि आज आरव नाश्ता लाने वाला है। आरव ने दोनों हाथों में भरे बड़े बैग उठाए। इतना सारा नाश्ता लाना था, अगली बार और जल्दी निकलूंगा। वो अपनी डेस्क की तरफ गया, जहां सिर्फ एक कंप्यूटर था और बाकी कुछ नहीं, जिससे वहां नाश्ता रखना आसान था। ऑफिस की दर्जनों नौजवान और खूबसूरत महिला सहकर्मियां फौरन उसके चारों ओर जमा हो गईं। उसके टेबल पर रखे चमचमाते स्टीम्ड स्टफ्ड बन्स, मैंडरिन रोल्स, स्टीम्ड बन्स, शाओबिंग, यूटियाओ, तले हुए बासमती चावल के केक, तले हुए मोमस और सूप फिल्ड बन्स को देख सब चौंक गई। फिर एक एक करके आरव की तरफ देखती रह गई। आरव, तुम तो कमाल के हो, इतना सब कुछ कैसे ले आए और एक भी भारी चीज नहीं है। गोल मटोल चेहरे वाली वंशिका ने एक सूप बन उठाया, हल्के से काटा और तारीफ की। तुम क्या ब्रेकफास्ट स्पेशलिस्ट हो? कितना प्रोफेशनल हो, दूध और सोय मिल्क दोनों लाए हो, और सोय मिल्क में मीठा और बिना मीठा भी है। अस्मिता को भी उम्मीद नहीं थी कि आरव इतना प्रोफेशनल निकलेगा। ये नाश्ता पहले से कहीं बेहतर था। सारी महिला सहकर्मी उसकी तारीफ कर रही थी और आरव गर्व से फूला नहीं समा रहा था।
उसे ये तक याद नहीं रहा कि उसने पीआर की नौकरी के लिए अप्लाई किया था, ब्रेकफास्ट बॉय बनने के लिए नहीं। सब लोग जो चाहे खाएं, और अगर किसी को कुछ पसंद आए तो मुझे बताना, अगली बार ज्यादा लाऊंगा। आरव खुद पर इतराया और बोला, जो काम करो दिल से करो, लोगों की जरूरतों को समझना, यही तो मेरे जैसे अच्छे इंसान की पहचान है। सोचो तो, मैं तो बस बाल ही यंग पायनियर बनने से रह गया था। राइटर नोट, वो मजाक में कह रहा है कि वो भारत की यंग पायनियर संस्था स्काउट जैसा संगठन में शामिल होने ही वाला था। शायद झूठ ही हो, जैसा कि वो अक्सर करता है। आरव की बातों से जब फिर से पूरे ऑफिस में हंसी गूंज उठी, तो एक छोटी बालों वाली सुंदर लड़की जो हाथ में फ्राइड डम्पलिंग लिए खड़ी थी, शर्माते हुए उसके पास आई और बोली, बिग ब्रदर आरव, जरा पास आओ, तुम्हें कुछ कहना है। आरव थोड़ा झुककर उसकी बात सुनने गया, लेकिन वो लड़की उसके गाल पर चुम्मा करके हंसते हुए बोली, ये रहा तुम्हारा इनाम। आरव तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगने लगा कि ये श्रृंगार इंटरनेशनल तो वाकई मर्दों के लिए स्वर्ग है। अभी तो ये सिर्फ उसका दूसरा दिन था और इतनी प्यारी लड़की ने खुद आकर उसे किस कर लिया। अगर रोज वो सबके लिए नाश्ता लाता रहा तो क्या उसका जेंडर हैप्पीनेस वाला सपना दूर भी रहेगा? उसने अपने गाल पर लगे गीले लिपस्टिक के निशान को छूते हुए मजाक में बोला, छोटी बहन, ये तो थोड़ा धोखा है, तुम्हारे मुंह पर अभी भी तेल था, अगर ये निशान ना निकला तो तुम्हें ये तेल वापस चूसना पड़ेगा। वो लड़की नकली गुस्से से बोली, हम तुम्हें बिग ब्रदर बुलाना ही मेरे लिए बहुत है। यहाँ की कितनी बहनें हैं जो तुमसे छोटी हैं, ज्यादा मत उछलो। ही मजाक कर रहा था। तभी आरव को याद आया कि उसकी उम्र तो अभी सिर्फ 23 साल है। भारत में कई लोग 24 की उम्र में ग्रेजुएट होते हैं। असल में तो वो खुद एक छोटा भाई ही है, बिग ब्रदर नहीं। बाकी लड़कियों ने भी अपनी पसंद की चीजें उठाई और सीट पर लौटकर नाश्ता करते हुए काम में लग गईं। कई बहादुर बहनें तो आरव को ऐसे देख रही थी जैसे आंखों से कट छोड़ रही हो, जिससे आरव को लगने लगा कि उसके लार ग्रंथियां ज्यादा एक्टिव हो गई है। मजबूरन उसे बाकियों के छोड़े नाश्ते को मुंह में भरना पड़ा। उसी वक्त उसे कुछ याद आया। उसने एक कोने की ओर देखा जहां ऑफिस में उसका इकलौता पुरुष साथी प्रवीण बैठा था और कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रहा था। उसे याद आया कि प्रवीण ने तो नाश्ता लिया ही नहीं था। उसने 2 स्टीम बंस उठाए और उसकी तरफ बढ़ गया। प्रवीण, तुमने नाश्ता किया? प्रवीण थोड़ी घबराहट में बोला, नहीं, अभी तक नहीं किया। तो फिर नाश्ता लेने क्यों नहीं आए? मैंने बताया था ना कि अब से नाश्ते का जिम्मा मेरा है। आरव मुस्कुराते हुए उसके हाथ में एक प्लास्टिक बैग पकड़ा दिया। लो, बिना नाश्ते के काम में एनर्जी नहीं आती, और अगर और चाहिए तो मेरी डेस्क पर आ जाना, बहुत बचा हुआ है। प्रवीण ने शुक्रगुजारी से बैग लिया, लेकिन उसमें से बस एक स्टीम बन निकाला और बाकी वापस कर दिया। थोड़ा झिझकते हुए बोला, मेरी भूख कम है, एक ही बहुत है। आरव का मुंह खुला का खुला रह गया। एक मर्द सामने खड़ा होकर कह रहा था कि उसकी भूख इतनी कम है कि 2 बन भी नहीं खा सकता। वो समझ नहीं पाया कि हंसे या सिर पकड़ ले। जब वो अपनी सीट पर लौटा और कंप्यूटर ऑन किया, तभी आरुषि उसके पास आए। आज उसने हल्का बैंगनी रंग का ड्रेस पहना था, बालों पर गुलाबी हेयर क्लिप थी और हल्के हल्के ओरेचिड और लवेंडर जैसी खुशबू आ रही थी। उसमें एक निखरी हुई परिपक्वता के साथ थोड़ी शरारत भी थी। आरव के अनुभव कह रहे थे कि ये औरत बिस्तर पर कुछ भी करने में सक्षम है, लेकिन आरुषि को क्या पता था कि आरव के दिमाग में ऐसे विचार चल रहे हैं। उसने प्रवीण की तरफ देखा और फिर बोली, लिटिल आरव, जब भी फुर्सत मिले लिटिल प्रवीण का थोड़ा ध्यान रखा करो। वो बच्चा बहुत कम बोलता है और अकेला रहता है। हम सबको उसकी चिंता होती है, लेकिन हम सब लड़कियां हैं, उसे कभी बहन जैसा महसूस नहीं करा सकते। आरुषि का दिल अच्छा था और वो ऑफिस में अपने साथियों का ख्याल रखती थी। आरव को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी। उसने कहा, वैसे भी मैं तो बस नाश्ता लाता हूँ और छोटे मोटे काम करता हूँ, अपने मेल कलीग का ख्याल रखना तो जरूरी ही है। आरुषि हल्की मुस्कान में बोली, मैंने सुना था कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन अब लग रहा है कि तुम्हारी जुबान ही सबसे तेज है। पास बैठी अस्मिता घूमी और आरुषि की तरफ एक मतलब भरी नजर डालते हुए हंसकर बोली, बिग सिस आरुषि, क्यों ना आरव से पूछो कि उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। मुझे तो तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो साथ में। आरव उस वक्त आरुषि के उभारों को बिना पलक झपकाए देख रहा था। ये सुनते ही उसने थोड़ी अफसोस भरी आवाज में कहा, अरे, मैंने बताया नहीं क्या, मैं तो शादीशुदा हूँ। क्या तुम शादीशुदा हो? अस्मिता चौंक गई, फिर हैरानी से बोली, तुम्हारी जैसी गंदी नजरों वाले आदमी से भी कोई लड़की शादी कर लेती है। आरव ने तुरंत अपनी छवि बचाते हुए कहा, मैंने कब गंदी नजर डाली? मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ,
बिग सिस अस्मिता, झूठ मत बोलो। अस्मिता ने आंखें घुमाते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुम बिग सिस आरुषि की छाती ही तो घूरे जा रहे थे, हमें क्या कुछ नहीं दिखता? आरुषि को भी कोई शर्म नहीं आई, उसने मुंह ढककर हंसते हुए कहा, अस्मिता, उसे और मत छेड़ो। अगर ये बात उसकी बीवी तक पहुंची तो उसे घर पर वॉशबोर्ड पर घुटनों के बल बैठना पड़ेगा। ये कहकर वो शान से वहां से चली गई। आरव मन ही मन बुदबुदाया, तो ये सब डायने हैं, सब देखती हैं लेकिन कुछ कहती नहीं। जब सब दिख ही गया है तो अब छुपाने की क्या जरूरत। वो आरुषि की लचकती कमर और चलती चाल को आंखों से निगलता रहा। अस्मिता को आरव की ये बेशर्मी देखकर कुछ नहीं सूझा, फिर हंसते हुए बोली, आरव, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। क्या सीक्रेट? आरव ने दिलचस्पी से पूछा। अस्मिता ने आंखों में शरारत भरते हुए कहा, बिग सिस आरुषि का पिछवाड़ा जितना सुंदर है, वंशिका का उससे भी ज्यादा मुलायम है। अगर मौका मिले तो जरूर छूना, बहुत सुकून मिलता है। मैंने तो सबके छुए हैं। आरव जल भून गया। इतनी खुली और बेबाक औरत शायद इसलिए बनी होगी क्योंकि इस ऑफिस में मर्द बहुत कम है और सालों की भूख प्यास अब यूं बाहर आ रही है। उसने मुस्कुरा कर पूछा, तो फिर तुम्हारा पिछवाड़ा वंशिका से कैसा है? अस्मिता ने ये सवाल सुनकर झिझक गई। अगर कहती कि उससे कम है तो बुरा लगता, और अगर ज्यादा कहती तो घमंड लगता। फिर उसकी आंखें चमकी और बोली, बहुत जानना है ना, पहले वंशिका का छू लो, फिर मेरा भी छू लेना, खुद ही तुलना कर लेना। आरव हंसते हुए बोला, डन डील। बेचारी वंशिका को क्या पता, उसके पिछवाड़े पर अब शर्त लग चुकी है। अस्मिता ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम इतनी काबिलियत रखते हो कि हमारी सब बहनों को तुम्हें एक बार छूने दें, तो इसे हम पीआर डिपार्टमेंट की तरफ से एक विशेष फुली वेलफेयर मान लेंगे, रे मेल कॉलीग के लिए। ये बात सुनकर आरव तो खिल उठा। हालांकि पिछले कुछ सालों में उसके कई महिलाओं से रिश्ते रहे, लेकिन वो सब शारीरिक जरूरतें पूरी करने तक ही सीमित थे। अब ऑफिस की इन लड़कियों से की गई छोटी छोटी बातें ही उसे एक नई खुशी दे रही थी। सुबह का काम वैसे ही चला जैसे आरव ने सोचा था, कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था। उसने कंप्यूटर चालू किया और गोल्ड माइनर, पोकेमॉन जैसे गेम खेलने लगा। बीच बीच में कुछ सुंदरियां उससे विदेशी भाषाओं से जुड़ा कुछ पूछने आ जाती, जिन्हें वो बिना ज्यादा सोचे ही हल कर देता। जब करीब 12 बजे का वक्त हुआ तो वंशिका और आरुषि एक साथ आए और अस्मिता ने उन्हें आते देखा तो अपने सामान समेटने लगी। वंशिका ने स्क्रीन पर कंसंट्रेशन गेम देखा और हंसते हुए बोली, आरव, बिग सिस अस्मिता ने कहा था तुम यहाँ बस टाइम पास करने आए हो। लगता है वो सही थी। आरव ने अपने सूखे होंठ चाटे, पेट पर हाथ फेरा और सिर उठाकर पूछा, तुम लोग लंच के लिए जा रही हो क्या? हाँ, कंपनी के डाइनिंग हॉल में। तुम भी चलोगे? आरुषि ने पूछा। आरव भले ही 7-8 स्टीम बन, 5 यूटियाओ और 2 पैक सोया मिल्क खा चुका था, लेकिन गेम्स खेलना एकदम थकाने वाला काम था और भूख अब भी लगी थी। वो बिना शर्म के खड़ा हुआ और बोला, बिल्कुल चलूंगा। काम इतना थका देने वाला है, अब तो खुद को एक अच्छा इनाम देना ही पड़ेगा। ये सुनकर तीनों लड़कियों ने एक साथ उसकी तरफ आंखें घुमा दी। श्रृंगार इंटरनेशनल वाकई में एक महिलाओं द्वारा चलाई जा रही कंपनी जैसी लगती थी। पूरी 15वीं मंजिल पर फैले डाइनिंग हॉल की अंदरूनी सजावट साफ सुथरी, खुली हुई, चमकदार और मनभावन रंगों में थी। चारों तरफ बड़ी बड़ी फर्श से छत तक की शीशे की खिड़कियां थीं, जिनसे पूरी सूरत सिटी का नजारा देखा जा सकता था। टेबल और कुर्सियां मेटल और प्लास्टिक से बनी सिल्वर व्हाइट कलर की थी, जो एक मॉडर्न और ट्रेंडी लुक देती थी। लाइटिंग भी बहुत एलिगेंट और फ्रेश थी। छत से लटकती हुई क्रिस्टल जैसी बनावट वाली रंग बिरंगी लाइटें अलग अलग डिजाइन में थी। हॉल के चारों कोनों में सुंदर गमले रखे हुए थे, जिनके नाजुक और हरे पत्तों से साफ जाहिर था कि उनकी अच्छे से देखभाल की जा रही है। एक स्वाइप करने वाले काउंटर पर एक बार जैसी टेबल थी। वहां के फूड एंड बेवरेज स्टाफ ने सफेद यूनिफॉर्म पहन रखी थी और मुस्कुराते हुए सबका स्वागत कर रहे थे। जब आरव 3 महिलाओं के साथ डाइनिंग हॉल में घुसा तब किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार श्रृंगार इंटरनेशनल में भले ही पुरुष कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बस पीआर डिपार्टमेंट थोड़ी अलग है। वैसे भी हेडक्वार्टर में 200 से ज्यादा कर्मचारी थे और जब सब एक ही मंजिल पर होते तो मर्द कोई खास बात नहीं लगते। आरव के चेहरे पर दिलचस्पी का भाव देखकर वंशिका हंसते हुए बोली, कैसा लगा? बुरा तो नहीं लगा ना? हमारी कंपनी की वेलफेयर सूरत सिटी में टॉप क्लास मानी जाती है। डिजाइन बहुत बढ़िया है। अंदर आते ही भूख बढ़ गई, आरव ने ईमानदारी से कहा। डाइनिंग हॉल की डिजाइन हमारी सीईओ ने खुद बनाई थी। पिछले 2 सालों से वो पोजीशन पर हैं और तब से कंपनी की परफॉर्मेंस और वेलफेयर दोनों ही काफी ऊपर चले गए हैं।
हम सब उनके फैन हैं, वंशिका ने गर्व से कहा। सीईओ, मतलब मेरी ठंडी सी बीवी। आरव को याद आया और जब उसने कोनों की साफ सुथरी सजावट देखी तो कुछ समझ में आया। वाकई सब कुछ ठंडे रंगों में डूबा हुआ था। तभी अस्मिता अचानक मुड़ी और बोली, अभी सीईओ की बात चली तो याद आया, कल उन्होंने तुम्हें ऑफिस बुलाया था, क्या बात हुई थी? अरे बताया था ना, बस नए कलीग से मिलने का स्वागत था, आरव ने गोलमोल जवाब दिया। तुम्हारे झूठ पर कौन यकीन करेगा? अस्मिता ने शरारती अंदाज में कहा। जवाब न मिलने पर उसने सवाल बदल दिया। अच्छा बताओ आरव, हमारी सीईओ से मिलकर कैसा लगा? क्या मतलब, तुम क्या मंगल ग्रह से आए हो? कंपनी ज्वाइन की और तुम्हें नहीं पता कि हमारी बॉस जास्मिन को सूरत सिटी की बिजनेस वर्ल्ड की नंबर 1 ब्यूटी कहा जाता है। अस्मिता को विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा भी कोई टाइटल है? आरव को सच में नहीं पता था। वो हंसते हुए बोला, ठीक ही है, बस बहुत ठंडी है, उन्हें देखकर तो दिल में ठंडक दौड़ जाती है। सीईओ का अलग ही टेम्परामेंट होना भी चाहिए। आरुषि, जो अब तक शांत थी, बोली और बाकी दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। आरव थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि श्रृंगार इंटरनेशनल की महिलाओं की नजर में जास्मिन की ठंडक एक खास व्यक्तित्व मानी जाती है और वे सब उन्हें इतना सम्मान देती है। लगता है उनकी पर्सनल और मैनेजमेंट दोनों ही स्किल्स जबरदस्त है। उसकी खूबसूरत बीवी वाकई हर मायने में खास थी। चारों लोग अपनी पसंद का खाना लेकर एक बड़ी सी टेबल पर बैठ गए। तभी आरव की नजर डाइनिंग हॉल के पूरब में एक कांच की दीवार से अलग एक हिस्से पर पड़ी, जहां फूलों की सजावट थी। अंदर की टेबल रंगीन थी और कुर्सियां चमड़े की आरामदायक सोफा सीटिंग थी। वहां बैठना तो और भी आरामदायक लगेगा, लेकिन कोई गया क्यों नहीं? आरव ने हैरानी से पूछा। तीनों ने एक नजर डाली, फिर वंशिका ने जवाब दिया, वो हिस्सा कंपनी के मैनेजमेंट के लिए है। वहां सिर्फ वाइस हेड या उससे ऊपर के लोग ही जा सकते हैं। उनका खाना भी अलग होता है, उनके लिए खास शेफ बनाया जाता है। इतना बड़ा एरिया और कोई नहीं। आरव को थोड़ा अफसोस हुआ। चलो हम ही चलते हैं, खाली पड़ा है तो क्या फायदा? अस्मिता ने हंसते हुए कहा, वॉइस हेड लेवल वाले लोग तो दिन भर मीटिंग्स में रहते हैं, किसके पास टाइम होता है यहाँ बैठकर खाना खाने का? और तुम्हें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, रूल्स होते हैं, हम जैसे छोटे कर्मचारी अपना काम करें बस। आरुषि ने कहा, असल में ये भी एक तरह की मोटिवेशनल पॉलिसी है, फर्क होगा तभी तो लोग ऊपर जाने के लिए मेहनत करेंगे, बिना कंपटीशन के तरक्की नहीं होती। आरव ने अपने प्लेट की चिकन कटलेट और गोभी को देखा। खाना बढ़िया बना था, लेकिन बस हथेली जितनी मात्रा थी। उसने नाखुश होकर कहा, इतना कम खाना, ये तो मैं 2-3 निवाले में खत्म कर दूंगा, किसी लोकल ढाबे की 50 रुपए की थाली से भी कम लग रहा है। तीनों महिलाओं ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। उन्हें तो पता ही नहीं था कि लोकल 50 रुपए वाली थाली कैसी होती है। आरव को भूखा देख उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी प्लेटों से थोड़ा थोड़ा खाना और चावल उसके प्लेट में डालना शुरू कर दिया। वैसे भी हम तो ज्यादातर खाना खत्म नहीं कर पाते, तो लो तुम ही खा लो, अस्मिता ने हंसते हुए कहा। आगे से साथ में लंच किया करोगे तो खाना बर्बाद नहीं होगा। उसी वक्त कुछ लोग डाइनिंग हॉल में घुसे। वहां मौजूद कई कर्मचारियों ने चुपचाप खड़े होकर थोड़ा घबराया सा अभिवादन किया। ओ, सीईओ और डिपार्टमेंट हेड्स आ गए, मीटिंग खत्म हो गई, वंशिका ने चौंक कर कहा और बाकी महिलाओं की तरह खड़ी हो गई। सबसे आगे चल रही थी जास्मिन, बाल जूड़े में बंधे, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, लेकिन फिर भी उनकी चांद जैसी चमकती सादगी और ठंडी ठाठ किसी को भी दूर रहने को मजबूर कर दे। पूरी तरह काले कपड़ों में वो इतनी शांत और एलिगेंट लग रही थी जैसे कोई स्वर्ग से उतरी देवी। बाकी जो मैनेजमेंट लेवल की महिलाएं उनके साथ थी, कई ग्रेसफुल, कुछ उम्रदराज लेकिन आकर्षक, कुछ यंग और खूबसूरत। आरव की सीनियर पीआर डिपार्टमेंट की अर्पिता भी उनके साथ थी, लेकिन उस वक्त सबके सामने जास्मिन की चमक के सामने सब जैसे फीके पड़ गए। आरव ने बस 1-2 नजर डाली, फिर चुपचाप सिर झुका लिया। उसे लगा ऐसी स्थिति में चुपचाप खाना ही बेहतर है। इसलिए जब सब खड़े होकर अभिवादन कर रहे थे, तब भी आरव अपने चिकन कटलेट पर पूरी तरह फोकस किए हुए था, इसलिए सबके बीच वो अलग सा दिख रहा था। जब जास्मिन उसके पास से गुजरी, उन्होंने एक बार भी नजर घुमाकर नहीं देखा, जैसे पहचानती ही न हो। पर सच्चाई ये थी कि जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया था, तब उन्होंने देखा था कि तीनों महिलाएं आरव की प्लेट में खाना डाल रही थीं और इस पर उनके दिल में नाराजगी भर आई थी। ये सस्ता पति सच में कंपनी को फ्लर्टिंग स्पॉट समझ रहा है। ऊपर से 3 को एक साथ ले आया। बाकी मैनेजमेंट वालों ने जब देखा कि आरव बाकी कर्मचारियों की तरह सम्मान नहीं दे रहा, बल्कि मजे से खाना खा रहा है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा।
वे कुछ बोल तो नहीं पाए, लेकिन दिल ही दिल में उसे नोट कर लिया ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए। अर्पिता, जो पीले रंग की ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी, सुबह से मीटिंग में थी और आरव से अभी तक नहीं मिली थी। जब उन्होंने ये सीन देखा तो वो भी नाराज हुई। फिर उन्हें कुछ याद आया और उनकी आंखों में एक शरारती मुस्कान तैर गई। वो आरव के पास आई और बोली, आरव, दोपहर 3 बजे तैयार रहना, मुझे बाहर थोड़ा काम निपटाने जाना है, तुम मेरे साथ चल रहे हो। इतना कहकर वो बिना पलटे ही आगे बढ़ गईं। आरव ने मुंह में भरा निवाला निगला और सोचने लगा, ये सीनियर तो आज मुझे घुमा के ही मानेगी। वो कुछ बहाना बनाकर बचना चाहता था, लेकिन अर्पिता अब और ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो बाकी मैनेजमेंट वालों से बातों में व्यस्त हो गई। गुड लक, अस्मिता ने आंख मारी। आरव ने कंधे उचकाए, हल्के से हंसा और फिर से अपने खाने के युद्ध में लग गया। श्रृंगार इंटरनेशनल की डाइनिंग हॉल के स्पेशल एरिया में मैनेजमेंट लेवल के कर्मचारी कई छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटकर मीटिंग के मुद्दों पर धीरे धीरे चर्चा कर रहे थे। वहीं सीईओ जास्मिन की तरफ सेक्रेटरी और असिस्टेंट अनिका के अलावा बस 3 महिला सीनियर मैनेजमेंट लेवल कर्मचारी थी जो उनके पास बैठी थी। बाकी अधिकारी भी समय समय पर जास्मिन की तरफ देखते तो थे, लेकिन पास आने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इससे जास्मिन के आसपास का माहौल थोड़ा अजीब और असामान्य हो गया था। जो महिला जास्मिन के सबसे करीब बैठी थी, वो थी अर्पिता। इस वक्त वो अपने प्लेट की स्वादिष्ट चीजें खाने के मूड में नहीं लग रही थी। उसने कुछ पल सिर झुकाकर सोचा और फिर धीरे से बोली, बॉस जास्मिन, आपसे जो आदमी कल मिला था, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? जास्मिन खाते वक्त भी एकदम शालीन और रॉयल एटिकेट से सजी हुई प्रिंसेस जैसी लगी। अर्पिता की बात सुनकर उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी चॉपस्टिक और कटोरी नीचे रखी और हल्के से बोली, कौन? वही आरव। उसका रवैया बहुत बदतमीजी वाला नहीं था। अर्पिता को आज भी समझ नहीं आया था कि जास्मिन ने आरव को निकालने का उसका सुझाव क्यों खारिज कर दिया। ये कहना मुश्किल था कि जास्मिन ने जानबूझकर या अनजाने में मेन डाइनिंग हॉल की ओर देखा। फिर उन्होंने फिर से चॉपस्टिक और कटोरी उठाए और बोली, जब तक वो कोई बड़ी गलती नहीं करता, कंपनी के हितों के खिलाफ नहीं जाता या कंपनी की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाता, तब तक उसकी फिक्र मत करो। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ये कहकर वो फिर से छोटे छोटे निवालों में खाने लगी। इस बार अर्पिता और भी उलझन में पड़ गईं। उनके खूबसूरत चेहरे के भाव तेजी से बदले, लेकिन आखिर में उन्होंने और सवाल पूछना छोड़ दिया। उनके सालों के अनुभव ने उन्हें बता दिया था कि यह औरत, जो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उससे जलन भी नहीं हो सकती थी, अब इस टॉपिक पर कुछ भी बोलने के मूड में नहीं थी। ठीक है, जब सीईओ तुम्हें नहीं निकालने वाली, तो मैं ही देखती हूँ कि कैसे तुम खुद इस्तीफा देते हो, अर्पिता ने मन ही मन चिढ़कर सोचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोपहर में आरव ने करीब 1 घंटे तक गेम खेला। असल में वो तो दोपहर की झपकी लेने की सोच रहा था, यहाँ तक कि अस्मिता से उधार लिया हुआ इन्फ्लेटेबल तकिया भी तैयार कर रखा था। लेकिन तभी अर्पिता सच में वहां आ गई। अपनी खूबसूरत ग्रेसफुल बॉस को देखते ही आरव को लगा कि अब झंझट आने वाली है, और उस आत्मविश्वासी सुंदर चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो कुछ वैसी थी जैसी बड़ा बुरा भेड़िया 3 छोटे सुअरों को देखकर मुस्कुराता है। आरव, तुम आज पूरा दिन खाली बैठे हो, अब मेरे साथ चलो, कुछ जरूरी काम है। आरव ने इधर उधर देखा। बाकी महिला सहयोगी तो सीरियस होकर काम में लगी थी, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रही थी। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उसने लाचार होकर कहा, ड्राइवर का काम हो तो ठीक है, बाकी तो मुझे देखना पड़ेगा। जब वक्त आएगा तब पता चल जाएगा कि क्या करना है। अर्पिता बहुत गुस्से में थी। ये बंदा तो जैसे जानबूझकर पंगा लेने के मूड में था। अर्पिता के साथ बेसमेंट पार्किंग में पहुंचा आरव। उनकी गाड़ी थी लाल रंग की ऑडी। गाड़ी में बैठते ही आरव को अर्पिता की बेहद मोहक खुशबू महसूस हुई। आरव उस महक को कुछ देर महसूस करता रहा, फिर हंसकर बोला, मिस अर्पिता, आपकी कार के अंदर तो बड़ी खुशबू है, आपकी जैसी ही। तुम्हारा तो चेहरा भी शर्म से नहीं जलता। अर्पिता का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। क्या हमेशा औरतों के सामने ऐसे ही बेशर्म हो जाते हो? अरे इसमें क्या बेशर्मी, अगर खुशबू अच्छी हो तो और सूंघ लेता हूँ। वैसे भी खुशबू से औरत को समझा जा सकता है। जो लोग चोरी छिपे सूंघते हैं वो ही घटिया होते हैं। मैंने एक विदेशी साइंटिफिक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें लिखा था कि जब मर्द और औरत साथ होते हैं तो सबसे बड़ी भूमिका उनकी शरीर की गंध निभाती है। जितने भी कपल्स का सर्वे किया गया उनमें से ज्यादातर एक दूसरे की खुशबू से ही आकर्षित हुए थे। आरव ने फिर अर्पिता को आंख मारी। मुझे तुमसे बात करने की कोई इच्छा नहीं है। अर्पिता ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और उसे नजरअंदाज कर दिया।
लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद भी अपने आप को रोक नहीं पाई और उत्सुकता से पूछ बैठी, तो क्या जब तुमने अपनी बीवी से शादी की तो भी सूंघ कर ही पसंद किया? आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके दिमाग में जास्मिन का ठंडा लेकिन खूबसूरत चेहरा आ गया। दिल में बुदबुदाया, मेरी बीवी की खुशबू तो किसी मर्द के लिए सहना आसान नहीं है। लेकिन जुबान से हंसते हुए बोला, वो तो अलग बात है, मुझे अपनी बीवी की खुशबू पसंद है, लेकिन मुझे और औरतों की भी पसंद है। मिस अर्पिता, आपकी भी बुरी नहीं है। इतना कहकर उसने एक और लंबा सा सांस खींचा। काश इस ऑडी A4 में फाइटर प्लेन जैसी सीटें होती जो आदमी को सीधा ऊपर उड़ा देती, तो अर्पिता सच में इस बदतमीज को आसमान में उड़ा देती। पूरा रास्ता अर्पिता के चेहरे पर एक हल्की लालिमा बनी रही जो किसी भी तरह से नहीं जा रही थी। करीब 15 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने ऑफिस बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी। अर्पिता ने राहत की सांस ली, आरव को ठंडी नजर से देखा और बोली, सामने वस्त्र विहार अपैरल्स का बोर्ड दिख रहा है? आरव ने जम्हाई लेते हुए आंखें फैलाई। सामने की बिल्डिंग में सच में एक बोर्ड लगा था जिस पर सफेद बैकग्राउंड पर काले अक्षरों में लिखा था, वस्त्र विहार अपैरल्स लिमिटेड कंपनी। यही जगह है क्या? उसने पूछा। तुम्हारी है, मेरी नहीं। अर्पिता की आंखों में एक शरारत सी चमकी। मुझे दूसरी कंपनी से बातचीत करनी है, ये डील तुम्हारी है। बातचीत? किस बारे में? आरव ने हैरानी से पूछा। इस वस्त्र विहार अपैरल्स कंपनी ने पिछले साल 5 लाख रुपए से ज्यादा के कपड़े ऑर्डर किए थे, लेकिन 3.3 लाख रुपए अभी भी बकाया है। असल में भुगतान की डेडलाइन अगले साल की है, लेकिन सुनने में आया है कि वस्त्र विहार दिवालिया होने वाली है, तो हमें पहले ही पैसे वसूलने होंगे ताकि घाटा ना हो। आरव को कुछ गड़बड़ सी लगी। मिस अर्पिता, इतना सारा पैसा दांव पर है और आप मुझे जैसे नए कर्मचारी से वसूली करवाना चाहती हैं? ये तो बहुत मुश्किल है ना। बाकी सारे PR वाले व्यस्त हैं और तुम बस टाइम पास कर रहे हो। और वैसे भी मैं तुमसे कह रही हूँ कि पैसे मांगो, किसी को मारो नहीं। अगर मर्द हो तो बहाने मत बनाओ। अर्पिता ने अपनी खूबसूरत आंखों से उसे घूरा। असल में तो आरव का मन हुआ कि बोल दे, मैं तो बहाने बनाने वाला मर्द हूँ, लेकिन समझ गया कि अब बच नहीं सकता, तो उसने अर्पिता के हाथ से बिजनेस ट्रांजैक्शन की फाइल ली और धीरे धीरे बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। काम हो जाए तो मुझे कॉल करना, मैं लेने आ जाऊंगी, अर्पिता ने जाते जाते कहा और मुस्कुराई। फिर कार घुमाकर चली गई और साथ ही मोबाइल भी बंद कर दिया। आरव को अब तक ये एहसास नहीं हुआ था कि उसकी बॉस ने उसे उल्लू बना दिया है। वो आराम से ऑफिस बिल्डिंग में घुसा। अंदर जाकर देखा कि एक भड़कीले मेकअप वाली रिसेप्शनिस्ट बोरियत में अपने नाखून रंग रही थी। जैसे ही उस औरत ने आरव को देखा, उसने मोहक सी मुस्कान दी और बोली, सर, कोई सेवा चाहिए? आरव ने अपने हाथ में पकड़ा ब्राउन लिफाफा दिखाया। मैं श्रृंगार इंटरनेशनल से हूँ, हमारी डील से जुड़ी पेमेंट का कुछ मामला है, उसी बारे में बात करनी है। श्रृंगार इंटरनेशनल? उस औरत ने उसे थोड़ा अजीब नजर से देखा, फिर कंप्यूटर पर कुछ चेक किया और पूछा, क्या ये पेमेंट के बकाया अमाउंट के बारे में है? आरव खुश हो गया। लगा कि कंपनी तो ठीक ही है, बात मान रही है और पैसे देने को भी तैयार लग रही है। उसने सिर हिलाया, जी बिल्कुल सही। वो औरत बहुत मोहक तरीके से मुस्कुराई, फिर हाथ सामने जोड़कर सीने को और ज्यादा उभारते हुए बोली, सर प्लीज मेरे साथ आइए, मैं आपको मैनेजर के ऑफिस तक ले चलती हूँ। ये कहकर उसने अपनी पतली कमर और आकर्षक फिगर के साथ धीमे धीमे लिफ्ट की तरफ चलना शुरू किया। आरव भी उसके पीछे पीछे हो लिया। उसका ध्यान लगातार उस औरत की लचकती चाल पर था। मन ही मन बोला, लगता है वो लड़की अर्पिता भी ठीक ही है, ये उधारी वसूली वाला काम तो बहुत मजेदार निकला। जैसे ही आरव रिसेप्शनिस्ट के पीछे पीछे लिफ्ट में दाखिल हुआ, उसे ये देखकर हैरानी हुई कि लिफ्ट भी बिल्डिंग की तरह ही जर्जर थी। चारों कोनों पर उन सस्ते इलाजों वाले विज्ञापन चिपके थे जो आमतौर पर बिजली के खंभों पर चिपकाए जाते हैं, जैसे हर बीमारी का देसी इलाज, किसी खास गली या पते पर जाकर इलाज कराओ। इन विज्ञापनों की भाषा इतनी रंगीन और भड़कीली थी कि बड़े बड़े एड एजेंसियों को भी शर्म आ जाए। आरव ने मजे से उन सब विज्ञापनों को पढ़ा और सिर हिलाते हुए बोला, कमाल के विज्ञापन हैं, मुझे तो पसंद आए। हमेशा प्यारी सी मुस्कान बनाए रखने वाली लड़की का चेहरा थोड़ा लड़खड़ा गया। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, मिस्टर की नजर बहुत गहरी है। लिफ्ट तब जाकर रुकी जब वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंची। बाहर निकलते ही आरव को झटका लगा। हवा में सिगरेट के धुएं की इतनी तेज बदबू थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने सामने बड़े से ऑफिस में देखा कि टेबल कुर्सियां इधर उधर फैली थीं, कागज, अखबार, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, यहाँ तक कि औरतों के इस्तेमाल किए गए अंडरगारमेंट्स भी जमीन पर बिखरे पड़े थे।
कंप्यूटर की स्क्रीन गंदगी से ढकी हुई थी या फिर टूटी हुई। आधे से ज्यादा सीलिंग लाइट्स बंद थी या जल चुकी थी। चारों तरफ धूल उड़ रही थी। पूरा माहौल ऐसे लग रहा था जैसे ऑफिस कई सौ सालों से साफ ही न हुआ हो और किसी ने जानबूझकर यहाँ तोड़फोड़ की हो। लेकिन आरव को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि इस खंडहर जैसे ऑफिस में लोग काम कर रहे थे। हर तरह के अजीबोगरीब कपड़े पहने लोग, कुछ जवान, कुछ बूढ़े, मर्द और औरतें अलग अलग टेबल पर जमा थे। कोई जोर जोर से डाइस फेंक रहा था, कोई शो हैंड पोकर खेल रहा था, कुछ महजोग खेल रहे थे तो कुछ सॉलिटेयर। ज्यादातर मर्दों के मुंह में सिगरेट थी और धुएं के गुब्बारे छोड़ रहे थे। औरतें चमकीले कपड़ों में मर्दों के आसपास मंडरा रही थी। ये साफ नहीं था कि उन्हें छेड़छाड़ पसंद थी या मुफ्तखोरी। जब आरव ने इस दमघोटू माहौल में सांस ली तो उसे समझ आ गया, ये तो अंडरवर्ल्ड वालों का खोला हुआ गैंगस्टर ऑफिस है। अब समझ आया कि श्रृंगार इंटरनेशनल से कोई यहाँ पैसा मांगने क्यों नहीं आया। शायद डील होने के बाद ही सच्चाई का पता चला होगा और पीआर डिपार्टमेंट का कोई बंदा यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया होगा। असल में आरव की ये सोच आधी सही थी। श्रृंगार इंटरनेशनल को वस्त्र विहार अपैरल कंपनी की सच्चाई डील के बाद ही पता चली थी। चूंकि डील बहुत बड़ी नहीं थी तो उन्होंने एडवांस मिलने के बाद माल भेज दिया। लेकिन जब पेमेंट मांगने कोई आया तो जो भी वस्त्र विहार की असलियत देखता डर के मारे भाग जाता। वस्त्र विहार का मालिक तो ये धमकी भी दे चुका था कि जो दोबारा पैसा मांगने आया उसे पीट पीट कर बाहर फेंक देंगे। क्योंकि अब तक कॉन्ट्रैक्ट की मियाद पूरी नहीं हुई थी, श्रृंगार इंटरनेशनल कानूनी एक्शन भी नहीं ले सकती थी, इसलिए बस इंतजार करते रहे। अर्पिता ने जानबूझकर आरव को यहाँ भेजा था ताकि वस्त्र विहार के जरिए उसे इतना डराया जाए कि वो खुद ही नौकरी छोड़ दे। किसी आम आदमी के लिए ये नजारा डरावना जरूर होता, लेकिन आरव को ये सब डरावना कम बल्कि जाना पहचाना और बच्चों का खेल जैसा लग रहा था। रिसेप्शनिस्ट मुड़ी और सोचा कि अब ये बेवकूफ इंसान घबरा रहा होगा, लेकिन जब उसने आरव को मुस्कुराते हुए चारों ओर देखता पाया तो मन ही मन सोचने लगी, पागल लगता है, थोड़ी देर में डर के मारे इसकी मुस्कान भी गायब हो जाएगी। वो ठंडी हंसी के साथ बोली, मिस्टर, हमारे मैनेजर का ऑफिस उधर है, कृपया आइए। आरव ने सिर हिलाया और बोला, तुम लोगों का ऑफिस तो बड़ा कूल है, ऑफिस के अंदर ही स्मोकिंग की आजादी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लड़की के माथे पर पसीने की लकीरें दिखने लगी। उसे शक होने लगा कि कहीं श्रृंगार इंटरनेशनल ने सच में कोई पागल आदमी तो नहीं भेज दिया। आरव की मौजूदगी ने वस्त्र विहार के कई कर्मचारियों का ध्यान खींचा। कुछ हटे कट्टे आदमी मुस्कुराते हुए उसके पास आए। एक काले चेहरे वाला मोटा आदमी रिसेप्शनिस्ट को छेड़ते हुए बोला, ये बंदा कौन है? रिसेप्शनिस्ट की उन लोगों से अलग ही ट्यूनिंग लग रही थी। उसका शरीर वो आदमी मसल रहा था और वो हंसते हुए बोली, ये श्रृंगार इंटरनेशनल से आया है पैसे मांगने, मुझे बॉस से मिलवाने को कहा है। फिर से वही लोग, कुछ मर्द और औरतें जोर से हंसे। 2 महीने पहले एक बंदा आया था, कहता था टेक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है, लेकिन कुछ मिनटों में ही लंगड़ा हो गया। अब ये कौन सी बेल्ट वाला है? हवा में तैरती गालियां और हंसी के बीच आरव को एक औरत पास आए, गोल मटोल चेहरा, काली टी शर्ट और डेनिम मिनी स्कर्ट में। उसने सिगरेट का धुआं उसके चेहरे पर उड़ाते हुए कहा, ए हैंडसम, पैसे मांगने क्यों आए हो? आओ बड़ी दीदी के साथ कुछ नया मजा लो। अरे तू तो कल रात भी नहीं थकी थी, आज इन भाइयों के साथ मिलकर सैकड़ों राउंड लड़ जा। पास खड़ा पतला आदमी हंसते हुए बोला। लड़की ने हंसते हुए अपनी मिनीस्कर्ट ऊपर उठाई और बोली, बढ़िया, दीदी तो यहीं खड़ी है, सब आ जाओ। बिल्कुल वही काला सा मर्द जो रिसेप्शनिस्ट को मसल रहा था। उसने आरव की तरफ हिकारत से देखा। अच्छा हुआ आज नया ताजा लड़का खुद चलकर आ गया है। भाई लोग आज कुछ नए पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। इन सब की गंदी बातें सुन आरव को हंसी आने लगी। अब उसे बोलने की जरूरत ही नहीं लगी। रिसेप्शनिस्ट तो अब उस आदमी की बाहों में मचल रही थी। आरव ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और चुपचाप मैनेजर के ऑफिस की ओर बढ़ गया। अबे साले, हमारे बोलने की कोई वैल्यू नहीं, बहरे हो क्या? वो काले चेहरे वाला आदमी चिल्लाया। आरव उसकी बात को अनसुना करके चलता रहा। अब तो वो आदमी गुस्से से कांपने लगा। उसने रिसेप्शनिस्ट को एक तरफ धकेला और चीखा, अगर तूने अगला कदम बढ़ाया तो तेरे अंकोश फोड़ दूंगा। अब आरव रुका, धीरे से पीछे मुड़ा और उस आदमी की ओर देखा। बस एक नजर में उस आदमी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बर्फ के कुएं में गिर गया हो, सारा खून जम गया हो। उसकी नजरें ऐसी थीं, कोई चांस नहीं, कोई विरोध नहीं, सिर्फ दबाव, ऐसा दबाव जो किसी को राख बना दे। आरव शांत आवाज में बोला, मैं पैसे मांगने आया हूँ, खेलने नहीं।
वैसे तो अगर तुम लोग पैसे न भी देते तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, उल्टा पैसे लेकर लौटकर कानूनी झंझटों से निपटना और भी झंझट वाला काम होता। लेकिन जब तुमने मुझसे इस तरह बात की, अब तो मैं वाकई पैसे लेकर ही जाऊंगा। सच कहूं, मैं बड़ा सहज इंसान हूं। अगर मस्ती मजाक तक ही बात रहती तो हंसकर टाल देता, लेकिन तुम लोग, तुम्हारी अक्ल तो जैसे गोबर से बनी है। और सुन लो, मैं ये बात सिर्फ एक बार कहता हूँ, मुझे धमकी बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही ये शब्द बोले, ऐसा लगा आरव एक पल में गायब हो गया। अगली ही सेकंड सबने देखा कि वो काला आदमी अब टेढ़ा होकर जमीन पर गिर रहा था, मुंह से झाग निकल रहा था, आंखें उलट गई थी, वो तो दर्द से बेहोश हो गया। आरव उसके पास खड़ा था, अपनी मुट्ठी वापस खींचते हुए बाकी लोगों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तो अब क्या सोच रहे हो? तुम्हारा भाई गिर पड़ा है, कोई बदला नहीं लेगा? आरव की बात जैसे ही खत्म हुई, वो पूरे हाल में बारूद में चिंगारी जैसी गिरी। वहां मौजूद मर्द और औरतों के चेहरे गुस्से से भर गए। इस कमीने की तो अब खैर नहीं, इसे लगता है यहाँ कोई इसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि इसे थोड़े बहुत दांव पेंच आते हैं। एक भारी भरकम आदमी ने हाथ के पत्ते फेंके, गुस्से में मुट्ठी बांधी और आरव की तरफ दौड़ा। आरव ने तो अपनी भौं भी नहीं हिलाई। उसने एक हाथ से अपनी जेब से सिगरेट निकाली और दूसरे हाथ से बिल्कुल आराम से उस घूंसे को रोक लिया। अगले ही पल आरव के पंजे जैसे हाथ ने तेजी से हरकत की और उस बड़े से घूंसे के पड़ने से पहले ही उस आदमी की कलाई को कसकर जकड़ लिया। बस हल्का सा कलाई घुमाया और पल भर में उसका हाथ किसी मरोड़े हुए चुरोस जैसा मुड़ गया। वो आदमी दर्द से चीख पड़ा और अपना हाथ पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ की हड्डियां पूरी तरह से डिसलोकेट हो चुकी थी और दर्द के मारे उसके शरीर से पसीना बहने लगा। बाकी गुंडे जो पहले आरव पर टूट पड़ने की तैयारी में थे, इस नजारे को देखकर वहीं जम गए। वे चेहरा खोने से डरते थे, लेकिन दर्द से और भी ज्यादा। आरव ने सिगरेट जलाई, कश लिया, और तब वो लोग जो थोड़ी देर पहले चिल्ला रहे थे, अब असमंजस में चुप हो गए। न तो वे आगे बढ़े, न ही पीछे हटे। जो लोग वाकई मशहूर गुंडे होते हैं, उन्हें अपनी इज्जत की ज्यादा परवाह नहीं होती। लगता है तुम लोग अभी इंटर्न हो, असली गुंडे बने ही नहीं। आरव ने ताना मारा, फिर फोल्डर उठाया। तुम लोगों की बकवास करने की ताकत मारने से कहीं ज्यादा है। श्रृंगार इंटरनेशनल ने पहले जो लोग भेजे होंगे पीआर के लिए, शायद वो कुछ और होंगे। मैं उनसे थोड़ा अलग हूँ। ये कहकर आरव आगे बढ़ गया, मैनेजर के ऑफिस की ओर। तभी ऑफिस के अंदर से एक भारी और खुरदरी आवाज आई। इस मिस्टर के पास बड़ी काबिलियत है, लेकिन आपने मेरे लोगों के साथ जो किया, उसे हजम करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसकी आंखें तेज थीं, ग्रे सूट और चमकते चमड़े के जूते पहने हुए, ऑफिस से बाहर आया। बॉस, अब तक हिम्मत हार चुके गुंडे दोबारा चिल्लाने लगे, जैसे इस आदमी के आने से उनका खोया हुआ रुतबा वापस मिल जाएगा। आरव उस आदमी को दिलचस्पी से देखने लगा। साइड पार्टिंग हेयर स्टाइल, अर्मानी का सूट, लुई वुइटन की बेल्ट और पियर कार्डन के शूज, ये सब मिलाकर उसे किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर लग रहा था, ना कि किसी नकली कंपनी का गैंगस्टर बॉस। कोई ताज्जुब नहीं कि श्रृंगार इंटरनेशनल को नुकसान हुआ। असली बॉस तो ये है, आरव ने मन में सोचा। श्रृंगार इंटरनेशनल की तरफ से भेजे गए मिस्टर, आपकी हरकतें मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। बताइए, अब इस स्थिति को कैसे संभालें? बॉस अभिनव ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, चेहरा शांत मगर भीतर से सख्त। आरव ने फोल्डर में मौजूद दस्तावेज देखे। सामने खड़ा ये आदमी अभिनव होना चाहिए, इस गुंडे कंपनी का असली मालिक। तुम्हारे ये महंगे कपड़े तो कमाल के हैं, लगता है तुमने काफी बड़ी रकम मारी है। अभिनव मुस्कुराया, मैंने कभी चोरी नहीं की, ताकत के बिना कोई पैसा देता ही नहीं। मैं ताकत का आदमी हूँ, शो पीस वाला नहीं। आरव ने सिगरेट की राख झाड़ी और कहा, तुम्हारा ऐठने का स्टाइल तो मुझसे भी बेहतर है। मैं तो बस गोल्डन हॉर्स अवार्ड जीत सकता हूँ, तुम तो सीधे ऑस्कर ले जाओगे। अभिनव हंसा, ओह, लेकिन मुझे लगता है तुम ही ज्यादा दिखावे वाले हो। आरव ने हंसते हुए पूछा, ये तुमने कैसे जाना? अभिनव ने ताना मारा, मेरी नजर में तो तुम एक बेवकूफ हो, जिसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। ऐसा मूर्ख जो अपने बेवकूफी पर ही इतराता है। इतना कहकर अभिनव ने अपनी अर्मानी जैकेट उतार दी और अंदर पहनी हुई सफेद गोजी शर्ट में उसका शरीर नजर आने लगा। ये देखकर वहां मौजूद सारे मर्द औरत चीखने लगे, बॉस, इस घमंडी को सबक सिखाओ। अभिनव ने हाथ उठाकर सबको शांत कराया। चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने हल्की सी स्ट्रेचिंग की और जैसे ही उसने मांसपेशियां तानी, उसकी हड्डियों से चर चर की आवाज आने लगी। आरव मुस्कुराया, ओहो,
तुम तो एक्शन मूवी स्टार भी निकले, शरीर पर खूब मेहनत की है। इन मसल्स के साथ तो तुम किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी जा सकते हो और किसी अमीर औरत के दम पर ऐश कर सकते हो। अभिनव गुस्से से बोला, तुम मरने की तैयारी कर लो। आरव ने आह भरी, भाई मेरा सुझाव है कि कपड़े पहन लो और पैसे लौटा दो। मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता, आखिर मैं भी शो पीस स्कूल से हूँ, थोड़ा स्टाइल बनाए रखना जरूरी है। अब अभिनव बुरी तरह भड़क गया। उसने एक लंबा डग भरा और सीधे आरव की तरफ दौड़ा। वो मसल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। जब वो आरव से महज 2-3 फुट दूर था, उसने एक जोरदार राउंड हाउस किक मारी। तेजी इतनी कि पास रखे कागज उड़ गए। लोग अब तक यही सोच रहे थे कि ये किक आरव को उड़ा देगी, लेकिन तभी सबने देखा कि आरव ने अपना बायां हाथ अपने सीने के नीचे थोड़ा नीचे बढ़ाया। धड़ाम! लेकिन आरव उड़ने के बजाय उसने अभिनव की टांग को टखने से कसकर पकड़ लिया, और वो भी एकदम स्थिर, जहां किक लगनी थी ठीक उसके नीचे। टारगेट सही था, बस थोड़ी स्लो थी। आरव ने मजाक में कहा, जैसे किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर टीचर टिप्पणी कर रहा हो। अभिनव का चेहरा डर से सख्त हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका ये मारक किक ऐसे रोका जा सकता है जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। बेइज्जती की गर्मी से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो चिल्लाया, छोड़ो। पर सच्चाई ये थी, वो अपना पैर छुड़ा ही नहीं पा रहा था। ये आदमी आखिर कितना ताकतवर है। आरव मुस्कुराया, तुम पैसे लौटा दो, मैं छोड़ दूंगा। अभिनव की आंखों में एक चमक उभरी, मुझे अपना चेकबुक लाना पड़ेगा ऑफिस से। आरव ने सिर हिलाया, शाबाश, यही समझदारी है। और फिर उसने अभिनव की टांग छोड़ दी। वहां खड़े सब लोग सकते में थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनका बॉस, जो उनके लिए कभी हार नहीं सकता था, इतनी आसानी से हार गया। लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लिफ्ट की ओर। अभिनव ने जाते जाते आरव को घूरा, फिर धीरे धीरे ऑफिस की ओर चला गया। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि वो लौट आया। तुम्हें इस फैसले पर पछतावा होगा। मैं, अभिनव, कभी नहीं हारता, इसलिए आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। अब की बार उसके चेहरे पर एक पागलपन छाया हुआ था और उसके हाथ में था एक भरा हुआ राइफल। उसकी गहरी और काली नली सीधी आरव के माथे की ओर तनी हुई थी। आरव हंस पड़ा। वो सच में खुद को रोक नहीं पाया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जैसे कल किसी ने उस पर बंदूक तानी थी, आज फिर किसी और ने उसी तरह उस पर बंदूक तान दी है। भारत में जहां बंदूक नियंत्रण बेहद सख्त है, वहां इतनी बंदूकें देखना तो उसने विदेश में भी नहीं देखा था। मैनेजर अभिनव, क्या आपको नहीं पता कि ये बंदूक अमेरिका में शिकार के लिए इस्तेमाल होती है? आप इसे मेरी ओर क्यों तान रहे हैं? मैं न तो कोई हिरन हूं और न ही काला भालू। अभिनव को लगा आरव डर गया है। वो ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, मेरी नजर में तुम इस वक्त सिर्फ एक खरगोश हो जिसे मैं अभी शिकार करने वाला हूँ। क्या तुम सच में सोचते हो कि 4-5 मीटर की दूरी पर रहते हुए मैं इस लॉन्ग रेंज गन से तुम्हें नहीं मार सकता? आरव के होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने बिना झिझक एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हें क्या लगता है? रुक जाओ। एक कदम और आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। अभिनव के गाल पर पसीने की बूंद बह रही थी। वो जोर से चिल्लाया। आरव ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और फिर एक कदम आगे बढ़ा लिया। मैं यहीं खड़ा हूँ, बंदूक तुम्हारे हाथ में है, उसमें गोली भी भरी है। तुम मेरे सामने खड़े हो। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या करना चाहते हो। आरव ने अपने सिगरेट को जमीन पर फेंककर पैर से मसल दिया और आगे बढ़ता गया। उसका हर कदम वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को झकझोर रहा था, जैसे हर कदम उनके सीने में ढोल की तरह बज रहा हो। इतनी खामोशी थी कि अगर कोई सुई भी गिरा देता तो उसकी आवाज साफ सुनाई देती। पूरे ऑफिस हॉल में बस आरव के सधे हुए कदमों की आवाज गूंज रही थी। 4 से 5 मीटर की दूरी सिर्फ 6-7 कदमों की बात थी, लेकिन वहां खड़े हर इंसान का दिल जैसे मुंह में आ गया था। यहां तक कि वे 2 आदमी जिन्हें आरव ने आसानी से गिरा दिया था, दर्द में पड़े हुए भी इस सीन को सांस रोककर देख रहे थे। अभिनव को सिर्फ हल्का सा ट्रिगर दबाना था और गोली उस इंसानी जिस्म को चीर देती। लेकिन आरव के चेहरे पर बिल्कुल शांति थी, जैसे वो किसी से हाथ मिलाने जा रहा हो। उसकी आंखों में न डर था, न कोई झिझक, जैसे मौत सामने खड़ी ही न हो। असल में ये सब सिर्फ 3 सेकंड में हुआ। जब आरव उसके सामने पहुंचा तो अभिनव का चेहरा सफेद पड़ चुका था, सिर से पांव तक पसीने में भीगा हुआ और चेहरे पर बस सुन्न भाव। इस दुनिया में 2 तरह के लोग सबसे खतरनाक होते हैं, एक पागल और दूसरे जो मौत से नहीं डरते। पागल इसीलिए डरावने होते हैं क्योंकि वो शायद मौत से नहीं डरते, और मैं तो खुद मौत से नहीं डरता। तो बताओ, मेरे सामने बंदूक तानने का क्या मतलब?
आरव हल्के से मुस्कुराया और बड़ी आसानी से अभिनव के हाथ से राइफल छीन ली। अभिनव तो जैसे भूल ही गया कि उसे विरोध करना था। कचौक, आरव ने बस यूं ही हाथों से झटका दिया और वो धातु की बनी राइफल यूं टूटी जैसे कोई सूखी लकड़ी हो। इस नजारे और आवाज ने सबको जैसे होश में वापस ला दिया। सबके दिल कांप उठे। ये तो वही सीन है जो सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में होता है। ये आदमी क्या सच में कोई सुपरमैन है? इसने तो राइफल ही तोड़ दी। टूटी राइफल को एक ओर फेंककर आरव ने अपने हाथ झाड़े और हल्की मुस्कान के साथ बोला, बॉस अभिनव, अब तो सच में चेकबुक ले आओगे ना? जैसे उसकी आत्मा वापस लौटी हो, अभिनव का पूरा शरीर कांप रहा था। उस नौजवान को देखकर जो मुस्कुरा रहा था जैसे किसी राक्षस को देख रहा हो, अभिनव अंदर से थर्रा गया। उसने अपने करियर में बहुत से खतरनाक लोगों को देखा था, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो अपनी जान की परवाह ही न करता हो। और सबसे डरावनी बात थी वो भाव आरव के चेहरे पर। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहना चाह रहा हो, अगर तुम गोली चला भी देते तब भी तुम मेरा कुछ नहीं कर पाते। क्या सच में इस दुनिया में कोई इंसान गोलियों से नहीं डरता? अगर पैसे चाहिए तो नहीं मिलेंगे, अगर जान चाहिए तो हाजिर है। अभिनव ने घमंड में अपनी आखिरी बात कही, जैसे खुद को साबित करना चाहता हो कि वो अब भी अंडरवर्ल्ड का बॉस है। च आरव ने अफसोस जताते हुए सिर हिलाया, तुम अब तक समझ नहीं पाए। अगर तुम सच में मुझसे जीत सकते तो ट्रिगर पहले ही दबा चुके होते। तुमने ऐसा नहीं किया, मतलब तुम अब भी मौत से डरते हो। तुम मुझसे जीत नहीं सकते, इसलिए मुझे मजबूर मत करो कि मैं फिर से कुछ वैसा करूं जो बहुत दिनों से नहीं किया। मानता हूं तुम मुझसे बेहतर लड़ते हो, हिम्मत भी ज्यादा है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अभिनव गुस्से में मेज पर मुक्का मारते हुए चिल्लाया, तो फिर मुझे दोष मत देना, मेरा गुस्सा अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। आरव ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ झटके से अभिनव की पीठ के पीछे पहुंच गया और इतनी तेजी से उसके दोनों बाजुओं को पकड़ लिया कि अभिनव को कुछ समझ ही नहीं आया। फिर उसने अभिनव की टखने पर एक जोरदार लात मारी जिससे वो लड़खड़ाकर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। क्रैक, हड्डियां टूटने की आवाज आई और अभिनव दर्द से चीख उठा। उसके दोनों हाथ कंधे से उखड़ चुके थे। आरव ने एक टांग अभिनव की पिंडली पर रखी जिससे वो उठ नहीं सका और बस अपनी कमर को हिला रहा था। फिर जब उसने और भी जोर से पैर रखा तो अभिनव पूरी तरह डर के मारे हिलना भी छोड़ दिया। तुमने मेरे हाथों को क्या कर दिया? अभिनव दांत भींचते हुए चिल्लाया। कुछ खास नहीं, बस तेरे हाथ कंधे से निकाल दिए, आरव ने मजे से जवाब दिया। तू सोचता है कि मैं तेरे आगे झुक जाऊंगा और पैसे दे दूंगा? असंभव, अभिनव जोर से चिल्लाया, लेकिन उसके बाकी साथी डर के मारे एक कदम आगे नहीं बढ़े। वो लोग गुंडागर्दी करने आए थे, जान गंवाने नहीं। आरव ने उंगली हिलाते हुए कहा, गलत सोच रहे हो, ये तो सिर्फ शुरुआत है, मैं सिर्फ यही तो नहीं करने आया था। इतना कहते ही आरव ने फिर से अभिनव के हाथ पकड़ लिए। क्रैक क्रैक, आह, अभिनव फिर चीख पड़ा, अब क्या कर दिया? क्रैक क्रैक, फिर से वही आवाज, जोड़ों के उखड़ने की। आरव ने संतोष के साथ मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे हाथ उखाड़े, फिर जोड़ दिए, फिर उखाड़े, फिर जोड़ दिए। कुछ बार प्रैक्टिस की, लगता है थोड़ा धीमा पड़ गया हूँ, थोड़ी बार और कर लूंगा तो दर्द भी कम होगा। शैतान, शैतान, ये आदमी शैतान है। अभिनव पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि अगर ये ऐसे चलता रहा तो वो मरेगा नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा तड़पेगा। यही तो असली जीते जी मर जाना होता है। हाथ और टांग का दर्द उसके दिमाग में ऐसे चुभा जैसे कोई कील ठोक रहा हो। कई बार तो उसका दिमाग बेहोश हो जाना चाहता था, पर दर्द उसे वापस खींच लाता। मैं पैसे दूंगा। जब आरव ने एक बार फिर उसके हाथ जोड़ दिए, अभिनव अब और सह नहीं पाया। उसके होंठ हरे पड़ चुके थे, आवाज में रोने की सी कंपन थी। हाँ, वो सच में रो रहा था, आंसू बह रहे थे। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, हार माननी पड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे दर्द हो रहा था। अब बात बनी। आरव ने संतोष के साथ उसके हाथ छोड़े, हल्की हंसी के साथ मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, पर मैनेजर अभिनव, जिस तरह की परेशानी तुमने हमारी कंपनी को दी, मुझे लगता है कि 4 लाख रुपए की रकम के अलावा तुम्हें मेरे मानसिक दर्द का हर्जाना भी देना चाहिए। ओह हाँ, इतना टाइम हो गया पैसा दिए बिना, तो उस पर ब्याज भी बनता है। और तुम्हारे गुंडों ने जो लोग पहले घायल किए थे, उनका मेडिकल खर्चा भी निकलवाओ। सही कह रहा हूँ ना? मैं क्या नहीं दोगे? कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं दूंगा, जो तुम कहो सब दूंगा। अभिनव आंसुओं और नाक बहाते हुए चिल्लाया।
आरव मुस्कुराया, एक कुर्सी खींचकर बैठ गया और उस फर्श पर रोते अभिनव से बोला, अब जब तुम सब कुछ देने को तैयार हो तो जल्दी से चेक लिख दो, मुझे रिपोर्ट भी भेजनी है। और हाँ, मुझे वापस श्रृंगार इंटरनेशनल छोड़ देना, टैक्सी के लिए मेरे पास छुट्टे नहीं है। जब आरव वस्त्र विहार गैंगस्टर कंपनी से वापस श्रृंगार इंटरनेशनल पहुंचा, तब शाम के 4 बज चुके थे और दफ्तर का समय खत्म होने ही वाला था। उसका मूड बहुत बढ़िया था, एक्सरसाइज तो हो ही गई, साथ में थोड़े बहुत पैसे भी कमा लिए। अब ऑफिस की लड़कियों के लिए नाश्ता लेने के पैसे की भी चिंता नहीं रही। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकला, वो पीआर डिपार्टमेंट की ओर जाने वाले हॉलवे से गुजरा। ये हॉलवे मजबूत शीशे से बना हुआ था, जिससे डूबते सूरज की हल्की नारंगी रोशनी अंदर तक फैल रही थी। पूरा हॉलवे एक गर्मजोशी, खूबसूरती और सुकून भरे माहौल से भरा लग रहा था। उसी वक्त सामने का एक सीन देखकर आरव के कदम अचानक रुक गए। एक आदमी और एक औरत हॉलवे में थे। आदमी कंपनी का कोई सीनियर लग रहा था, सफेद शर्ट और सूट पैंट पहना हुआ, थोड़ा मोटा और सिर से लगभग गंजा। लंबाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन साफ सुथरी शक्ल और छोटी आंखें थीं। आरव को याद आया कि उसने इस आदमी को दोपहर के खाने के वक्त देखा था, इसलिए वो समझ गया कि ये किसी डिपार्टमेंट का हेड है। जहां तक उस औरत की बात थी, आरव उसे सिर्फ पीछे से देखकर ही पहचान गया। हल्के बैंगनी रंग का आउटफिट, बालों में जरा सी बैंगनी लाल लंटे और वो आकर्षक खूबसूरत फिगर, ये और कोई नहीं, आरुषि थी। डिपार्टमेंट हेड चमन, आज मुझे सच में कुछ जरूरी काम है, किसी और दिन चलेंगे जब मौका मिले। आरुषि का चेहरा कुछ उदास सा था, लेकिन जबरदस्ती मुस्कुराकर उसने कहा। डिपार्टमेंट हेड चमन ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, ओह आरुषि, तुमने तो पिछले 10 बार मेरी दावत ठुकरा दी है। क्या किसी बुरे आदमी के साथ एक ड्रिंक लेना इतना मुश्किल है, या फिर तुम चमन जैसे आदमी को बहुत छोटा समझती हो? ऐसी बात नहीं है डिपार्टमेंट हेड चमन, आरुषि की भौहें सिकुड़ गईं, मैं सच में बिजी हूँ, कल एक क्लाइंट से मीटिंग है, इसलिए अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। डिपार्टमेंट हेड चमन की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसने कुछ सख्त लहजे में कहा, आरुषि, तुम मेरी इस मेहरबानी की कद्र करना सीखो। मत समझो कि मुझे तुम्हारे उन क्लाइंट्स के साथ किए हुए सारे गंदे कामों की खबर नहीं है। पूरी कंपनी में 70-80% लोगों को पता है, फिर तुम ये मासूम और पवित्र होने का नाटक क्यों कर रही हो? डिपार्टमेंट हेड चमन, आप? आरुषि की आंखें थोड़ी नम हो गईं, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए ठंडे स्वर में कहा, डिपार्टमेंट हेड चमन, कृपया ऐसी बकवास मत करें। अफवाहें और बदनामियां किसी के असली किरदार को तय नहीं कर सकती। हाँ, हर साल टॉप परफॉर्मर बनती हो, क्या सब लोग अंधे हैं? पीआर डिपार्टमेंट का वो फूल जो बस बाहर वालों को ही तोड़ने को मिलता है। आरुषि, तुम बहुत कंजूस हो गई हो। चमन की आंखों में लोलुपता झलक रही थी। घबराओ मत, अगर मेरे साथ एक ड्रिंक पर चलोगी तो तुम्हारा बोनस सब बढ़िया हो जाएगा, बाकी जा सकती है। डिपार्टमेंट हेड चमन, अपनी इमेज का थोड़ा ध्यान रखें। आरुषि ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे अब कुछ और सुनने की हिम्मत नहीं थी। उसके चेहरे पर साफ दर्द दिख रहा था। चमन कुछ और कहने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हल्के से थपकी दी। कौन है? डिपार्टमेंट हेड चमन ने झुंझलाकर पीछे देखा और एक अजनबी नौजवान को अजीब मुस्कान के साथ खड़ा पाया। तुम कौन हो? चमन का चेहरा थोड़ा डर से भर गया। आरव ने पास ही खड़े होकर हुई बातचीत से सब समझ लिया था। उसे चमन का लड़कियों को पटाने का घटिया तरीका जरा भी पसंद नहीं आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाय डिपार्टमेंट हेड चमन, मैं पीआर डिपार्टमेंट का नया मेल एम्प्लॉय हूँ, मेरा नाम आरव है। मेल एम्प्लॉय? चमन सोच में पड़ गया। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? क्या सुना तुमने? ओ, मैं तो बस यूं ही पास से गुजर रहा था। सुना कि डिपार्टमेंट हेड चमन और बिग सिस आरुषि रात को बाहर घूमने की बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी साथ चल लूं। डिपार्टमेंट हेड चमन, आपको शायद नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ के कोर्टों की अच्छी जानकारी है। इतना कहते हुए आरव ने डिपार्टमेंट हेड चमन को आंख भी मारी। चमन की आंख फड़क गई। साले, मुझे धमका रहा है, जानता है मैं कौन हूँ? क्या सुना तूने? अगर बकवास करेगा और सबूत नहीं हुआ तो मैं खुद तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। आरुषि आरव को देखकर पहले थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, लेकिन जब चमन उस पर बरसने लगा तो वो डर गई और बार बार आंखों से इशारा करने लगी कि आरव वहां से चला जाए। मगर आरव तो ऐसे हार मानने वाला नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाला, हिलाया और बोला, डिपार्टमेंट हेड चमन, आपको तो पता ही है आजकल के फोन बहुत हाईटेक होते हैं,
आवाज रिकॉर्ड करने में बहुत क्लियर होते हैं। इतना सुनते ही चमन का चेहरा जर्द पड़ गया। दांत भींचते हुए बोला, क्या चाहता है तू? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस डिपार्टमेंट हेड चमन का कॉपरेशन चाहिए। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वैसे ही सब भूल जाएं, सब लोग शांति से रहें। आरव ने नजरों में ठंडक लिए कहा, अगर आप मेरे पीछे पड़ने की सोचते हैं तो माफ कीजिए, वो फिर आर पार की लड़ाई होगी। लेकिन सोचिए, एक जूनियर एम्प्लॉय और एक डिपार्टमेंट हेड अगर साथ डूबे तो नुकसान किसका ज्यादा होगा? डिपार्टमेंट हेड चमन ने पहले कभी इस तरह की ब्लैकमेल झेली नहीं थी। गुस्से से कांपता हुआ वो 3 बार ठीक है बोलता चला गया और आरव और आरुषि को घूरते हुए वहां से चला गया। आरुषि ने चैन की सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखा, जिससे उसके भारी स्तन थोड़े हिले और आरव कुछ देर तक वहीं घूरता रह गया। नाराज होकर आरुषि ने आंखें मटकाई, लेकिन शर्माई नहीं। घूरना बंद करो, तुम्हारी आंखें तो बाहर ही निकल आईं। ही बीच से आरुषि की फिगर वाकई कमाल की है। आरव ने ईमानदारी से तारीफ की। आरुषि का चेहरा लाल हो गया, फिर वो मुस्कुराई और बोली, ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी अक्लमंदी दिखाओगे और फोन से रिकॉर्ड करने का नाटक करोगे, वरना मुझे सच में समझ नहीं आता क्या करती। डिपार्टमेंट हेड चमन सीनियर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड भी है। यूले में बहुत कम लोग हैं जो उससे पंगा लेते हैं। आरव ने हंसते हुए फोन की स्क्रीन उसे दिखाए। आरुषि कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर इतनी जोर से हंसी कि उसका शरीर तक हिलने लगा। बदमाश, तो तू उसे बेवकूफ बना रहा था, और वो इतना पागल कि चेक भी नहीं किया कि रिकॉर्डिंग असली है या नहीं। जो लड़कियां पटाना नहीं जानता, उसकी अक्ल भी वैसे ही कमजोर होती है, आरव ने नॉर्मल टोन में कहा। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों हॉलवे में खड़े थे। माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया। आरुषि कुछ देर तक चुप रही, फिर सिर झुकाकर बोली, आरव एक बात कहूं? कहो। आरव को अंदाजा हो गया था, आज जो हुआ उसके बारे में किसी से मत कहना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बार बार परेशान होना ठीक नहीं। क्यों ना उस डिपार्टमेंट हेड चमन का कोई हल निकाला जाए। मन में आरव ने सोचा कि शायद जास्मिन को बता देना चाहिए। वो भले ही बाहर से ठंडी और सख्त दिखती हो, लेकिन अपनी एम्प्लॉइज को तो ऐसे नहीं छोड़ सकती। आरुषि ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जब से मैं इस कंपनी में आई हूँ, तब से हर साल पीआर डिपार्टमेंट में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मेरा ही रहा है, इसलिए लोगों का शक और जलन लाजमी है। ऊपर से मैंने कभी किसी लड़के से रिश्ता नहीं रखा, तो सबको लगता है मैं वैसी ही हूँ। डिपार्टमेंट हेड चमन चला भी गया तो कोई और उसके जैसा आ जाएगा। इससे अच्छा है कि शांति बनी रहे। ऑफिस की लड़कियां मुझ पर भरोसा करती हैं, बस वही काफी है। मैं नहीं चाहती कि सब मेरे लिए परेशान हो। आरव ने असली बात पकड़ ली और पूछा, इतनी काबिलियत होने के बाद भी तुमने कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाया? अरे हाँ, इतनी खूबसूरत और सुलझी हुई औरत और कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कौन आदमी उस पर ध्यान नहीं देगा? आरुषि की आंखों में बीते वक्त की कसक झलक रही थी। उसने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मेरा एक बॉयफ्रेंड था, वो आर्मी में भर्ती हो गया, लेकिन तब से आज तक उसकी कोई खबर नहीं आई और वो अब तक लौटा भी नहीं। आरव ने हैरानी से पूछा, पर आर्मी में तो 2 साल की सर्विस के बाद ही वापसी होती है ना? क्या उसने लंबे समय के लिए साइन कर दिया था? आरुषि थकी सी मुस्कान के साथ बोली, मुझे नहीं पता, उसका परिवार भी कहीं और शिफ्ट हो गया, शायद जैसे लोग कहते हैं उसने कोई जरूरी सरकारी पद संभाल लिया होगा। आरव ने मन ही मन उस आदमी को कोसा, ऐसी लड़की को यूं अकेला छोड़ दिया और खुद किसी गुप्त मिशन पर चला गया, किस लिए? वो बोला, इस तरह से बात को टालते रहना सही नहीं है, तुम एक औरत हो और उम्र की अहमियत समझती हो। आरुषि ने सिर हिलाया, तो क्या हुआ? मैं हमेशा उसी के बारे में सोचती हूँ, उसे भूल ही नहीं पाती, फिर किसी और को कैसे अपना लूं? थोड़ी देर रुककर वो मुस्कुराई और बोली, छोड़ो इन बातों को, अब तो छुट्टी का वक्त हो गया है, चलो वापस ऑफिस चलते हैं। आरव को क्या एतराज होता, जब खुद शिकार ने ही कहा कि बात यही खत्म होनी चाहिए, तो उसे मानना ही था। लेकिन उसके हाथ में अभी भी अभिनव द्वारा दिया गया चेक था, जो उसे अपनी बेजान और बेरुखी मगर खूबसूरत बॉस को सौंपना था। जब वह ऑफिस पहुंचा तो वहां की कई ऑफिस लेडीज पहले से ही खुद को सजाने संवारने में लगी थीं। साफ था कि वे काम के बाद की रंगीन और मस्ती भरी नाइट लाइफ के लिए तैयार हो रही थीं। अस्मिता और वंशिका हालांकि शांत थीं, उन्होंने न ही मेकअप किया था और न ही कपड़े बदले। आरव को देखकर उन्होंने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। अस्मिता ने पूछा, काम ठीक से हुआ? तुम काफी देर से लौटे हो।
आरव ने सिर हिलाया और फिर उत्सुकता से पूछा, तुम दोनों ने बाकियों की तरह मेकअप क्यों नहीं किया या कपड़े क्यों नहीं बदले? अस्मिता ने हल्की सी लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें समझ में नहीं आया। वंशिका और मैं दोनों शादीशुदा हैं। पिछले साल हमारी शादी हुई थी। अब इन सब चीजों की क्या जरूरत है? आरव चौंक गया। तुम लोग शादीशुदा हो? अब उसे समझ में आया कि क्यों इन दोनों का फिगर बाकी सहकर्मियों से थोड़ा ज्यादा भरापूरा लग रहा था। वंशिका हंस पड़ी और बोली, आरव, क्या तुम सच में हमारे साथ कुछ करना चाहते थे? हमारे पति हैं, उनसे मत भिड़ जाना। अस्मिता ने मुस्कुराते हुए कहा, और आरव भी तो शादीशुदा है, उसकी भी बीवी है। हम सब एक जैसे ही हैं। आरव के दिल में आया कि क्या जास्मिन के साथ उसके रिश्ते को सच में पति पत्नी कहा जा सकता है, लेकिन उसने ये बात मन में ही रखी। बस हल्की मुस्कान के साथ अर्पिता के ऑफिस की ओर बढ़ गया। ऑफिस में डेस्क लैंप जल रहा था और उसकी रोशनी पूरे अंधेरे कमरे में फैली थी। अर्पिता ने अपनी जैकेट उतार दी थी और अब बस एक सफेद छोटी बाहों वाली ब्लाउज पहने कुछ गंभीरता से लिख रही थी। उसकी नाक पर सोने की फ्रेम वाला चश्मा था, बालों को एक साधारण पोनीटेल में बांधा था और कुछ लंटे उसके गालों पर गिरी थी। उसका चेहरा एकाग्रता से भरा था, इतना कि आरव के धीरे से दरवाजा खोलने पर भी उसे कुछ पता नहीं चला। आरव ने सोचा, ये लड़की कितनी भी सजी संवरी हो, खूबसूरत तो लगती ही है, बस इसका मूड ही खराब रहता है। शायद ज्यादातर सुंदरियों में यही खामी होती है। अर्पिता ने आखिरकार उसे देखा और बोली, दरवाजा खटखटाना नहीं आता क्या? वो जानती थी कि ये आदमी बिना खरोंच के लौट आया है और उसका वही घमंडी मुस्कान भी अब तक बरकरार है, लेकिन उसने अपनी उत्सुकता चेहरे पर नहीं आने दी। आरव ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया, फिर धीरे से हाथ में पकड़ा हुआ चेक उसकी टेबल पर रखा। ज्यादा अनुभव नहीं है, अगली बार खटखटा कर आऊंगा। अर्पिता ने पेन नीचे रखा और चेक को देखा। राशि थी 33 लाख रुपए। आरव हंसा और बोला, मिस अर्पिता ने मुझे उधारी वसूलने भेजा था ना, पूरे 33 लाख रुपए वापस लेकर आया हूँ, एक भी पैसा कम नहीं। अर्पिता ने चेक उठाकर देखा, वाकई में वस्त्र विहार अपैरल का ही नाम था और साइन किया था अभिनव ने। वो हैरानी से आरव को देखने लगी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये शख्स कैसे इतनी आसानी से पैसे वसूल लाया। वो खुद को रोक नहीं पाई और बोली, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? आरव ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कंधे उचका दिए। क्या चोट? पैसे मांगने ही तो गया था। मुझे तो वे बड़े अच्छे लोग लगे। बॉस अभिनव ने तो खुद अपने लोगों से मुझे वापस भिजवाया। अर्पिता का दिमाग घूम गया, क्या अब गुंडे भी इतने सभ्य हो गए हैं? पैसे मिल जाना अच्छी बात थी, लेकिन सामने बैठा आदमी एकदम स्वस्थ और मजे में था। ये देखकर उसके दिल को चैन नहीं मिल रहा था, लेकिन उसने इस झुंझलाहट को जाहिर नहीं होने दिया। गहरी सांस लेकर बोली, तुमने मेहनत की, महीने के अंत में सैलरी के साथ बोनस मिलेगा। अब तुम जा सकते हो। आरव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजे से निकलने से ठीक पहले उसने मुड़कर कहा, मिस अर्पिता, ये काले कपड़े आप पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। अर्पिता चौंकी। उसने नीचे झांक कर देखा, वो तो सफेद ब्लाउज पहनी थी, काला कहां से? फिर गौर से देखा तो पता चला कि उसके ब्लाउज की थोड़ी पारदर्शिता के कारण लाइट में उसके काले ब्रा की झलक दिख रही थी। आरव ये समझते ही वो गुस्से से लाल हो गई, दांत भींचते हुए मेज पर हाथ मारा और आंखों से मानो आग निकल रही हो। ठहरो तुम बस। ऑफिस की सब बहनों से विदा लेकर आरव को एहसास हुआ कि व्हाइट कॉलर जॉब का भी एक अलग मजा है। मटन की दुकान बेचने वाले काम से ये नौकरी भले ही थोड़ी बोरिंग थी, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। बस यहाँ की सुगंध भरी हवा ही मंडी की बदबू से कहीं बेहतर थी। बेसमेंट पार्किंग में पहुंचकर आरव अपनी गाड़ी में बैठा ही था कि फोन बज उठा। कॉल थी रिंकल आहूजा की। आरव ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। हेलो बिग ब्रदर आरव, रिंकल की आवाज में खुशी थी। थैंक यू, आरव ने सहजता से कहा। किस बात के लिए? हंसराज वाली बात के लिए। उसकी आवाज धीमी हो गई, फिर बात बदलते हुए बोली, खैर धन्यवाद, पापा मम्मी और मैं सब बहुत खुश हैं। उसकी कोमल आवाज सुन आरव ने चैन की सांस ली। ऐसा है तो बहुत अच्छा, अपने पापा से कहना कि काम अच्छे से करते रहें, मैं कल सुबह उनसे मिलने आऊंगा। ठीक है, पक्का, आरव ने पूछा। और कुछ? रिंकल थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कुछ और नहीं, बस ये पूछना था कि बिग ब्रदर आरव स्कूल कब आ रहे हो मुझसे मिलने? अब जाकर आरव को याद आया कि उसने उससे वादा किया था। उसे अपनी लापरवाही पर झुंझलाहट हुई और जल्दी से बोला, अभी तो मैंने नई नौकरी शुरू की है, थोड़ी व्यस्तता है, लेकिन अगले हफ्ते जरूर आऊंगा, चिंता मत करो।
रिंकल ने मुस्कुराकर हामी भरी और फोन रख दिया। आरव ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए, फोन फिर बजा। इस बार नेहा का कॉल था। वो थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था कि वो डिनर के लिए घर आ रहा है। उसने फोन उठाया और कुछ बोलने से पहले ही नेहा घबराए आवाज में चिल्लाई, यंग मास्टर, जल्दी घर आ जाए, बहुत बड़ी बात हो गई है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ऑडियो टून को।